डिस्कस कर रहे थे बेटा हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या हमारे चैप्टर पर, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउन पर, ध्यान से समझिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूं। रिलेटिव प्रोनाउन। अब बोले मैडम प्रोनाउन की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी कार्य को करने वाला। दिन भर हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, जो काम को करता है उसे ही कर्ता कहते हैं, उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? या तो कोई पर्सन, या तो कोई प्लेस, और या तो कोई थिंग। अब यहाँ एक काम हुआ लिखने का, किसने किया? मैंने, और साथ में इस वस्तु ने भी। तो ये काम तो हुआ ना, काम हुआ तो किसी ना किसी ने किया, तो जिसने किया वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग, कॉल्ड नाउन। नाउन के प्लेस पर ही यूज होने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हिंदी में 6th क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आप संज्ञा के प्लेस वाले को कहो तो सर्वनाम, जो हिंदी में सर्वनाम है वो इंग्लिश में प्रोनाउन है। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये दोनों ही क्या बन जाते हैं बेटा? सब्जेक्ट। अब बात आती है कि मैडम ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच और दैट। अब कई सारे बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि मैडम आपने बताया ये हु और विच तो WH के वर्ड्स होते थे, हमने पढ़ा भी है इसको WH में, यहाँ आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बता रहे हो? तो बेटा ये WH के वर्ड हुआ करते थे, WH के वर्ड ये हुआ करते थे, पर फिलहाल ये यहाँ पर क्या बन गए हैं? प्रोनाउन। जब ये WH के वर्ड होते थे प्रश्नवाचक, तो सेंटेंस में एकदम सामने बैठते थे, इनकी पंक्चुएशन होती थी मार्क ऑफ क्वेश्चन। पर ये यहाँ पर है क्या बने हुए हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनकी पोजीशन वाक्य में कहाँ मिलेगी? बीच में। मतलब पहचान ही है, अगर हु विच आपको सेंटेंस के बीच में मिले तो समझ जाना कि ये वहां क्या यूज हो रहा है, तो ये वहां यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। अब बोले मैडम हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन क्यों पढ़ा रहे हो? तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, हमेशा आपको एक वर्ब मिलेगी, और वो वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर आपको लगाना है। पहले आने वाला एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर है तो आपकी वर्ब, और ये एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? तो बस वर्ब को देखने के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले शब्द को आप देख लो, अगर उसके पहले जैसा भी नाउन लिखा है उसी के हिसाब से वर्ब लगाना है। एक क्वेश्चन बताती हूँ पेपर में आया हुआ, थोड़ा आपका दिमाग चलेगा, देखो ध्यान बोर्ड पे रखिएगा, है ना। ऐसा हमने क्वेश्चन देखा, यस्टरडे आई मेट अ बॉय हु, सॉरी यहाँ मैन था, a man who was blind with the right eye। ध्यान से देखो, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिले, जैसे ये क्वेश्चन पेपर में कैसे मिला था, ऐसे ऐसे स्लैश स्लैश था बीच बीच, 4 पोर्शन होते हैं टोटल, 1 2 3 और ये 4। आपको ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 5 मिलेंगे बेटा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ है, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें कुछ गलती है तो आपको ए पोर्शन को क्लिक करना है, आपको ऐसा लग रहा है इसमें गड़बड़ी है तो बी, इसमें गड़बड़ी है तो सी, और लास्ट में गड़बड़ी है तो डी। गड़बड़ी बोले तो गलती, गलती को हम इंग्लिश में कहते हैं एरर। तो आपको आएगा एरर स्पॉटिंग या फाइंडिंग एरर के नाम से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। यस्टरडे, कभी भी ना ये रूल आपको रेडी करना है, यस्टरडे अगो, ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ, एक यस्टरडे, एक अगो, और एक लास्ट के साथ कोई भी शब्द आ जाए, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंडे, तो टेंस हमेशा लगता है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकेंड फॉर्म। तो ये मीट का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है हमारे पास मैट, मतलब ये यहाँ पर करेक्ट है। यस्टरडे अगो और लास्ट के साथ कोई भी शब्द आए तो टेंस हमेशा कौन सा लगता है? सेकेंड, सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब देखो आपको आ मैन के बाद ये हु दिखा, जैसे ये हु दिखा तो आप इसे क्या बोलोगे? WH या रिलेटिव प्रोनाउन? बताओ। WH होने के 2 तरीके, एक तो वो सबसे शुरू में होता, और पंक्चुएशन क्या होती? मार्क ऑफ। यहाँ पर क्या लिखा है? फुल स्टॉप। इसका मतलब ये WH के क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, ये क्या है? तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन।
अब ध्यान से सुनना, हम रूल में पढ़ रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देख के लिखी जाती है। एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, नाउन या प्रोनाउन। तो मैन कैसा लिखा है यहाँ पे, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। ये सब सही है यहाँ पर। तो बोले फिर मैडम हमको तो गलती ढूंढना रहता है, इसमें गलती क्या है? तो बेटा इसमें गलती ये है कि ये जो आर्टिकल आ लिखा है ना, इसकी जगह आना चाहिए आर्टिकल दा। अब बोले मैडम दा क्यों आना चाहिए? ये आर्टिकल की एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर नहीं है, पर इसमें चीजें दिख रही है तो हम आपको रिलेटेड चीजें दिखा रहे हैं। अब जैसे इसमें एक टेंस का रूल मिल गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन का रूल दिख गया, तो चीजें हम वहां से ले लेते हैं। अब आर्टिकल का रूल क्या है ये सुन लो, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आए इनके पहले जो नाउन होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। तो जैसे ये मैन है ना, तो ये डेफिनेट होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन डेफिनेट, तो आर्टिकल भी डेफिनेट। और डेफिनेट आर्टिकल कौन होता है, दा, एन नहीं होते। तो यहाँ एन गलत है, दा सही है। तो ये आर्टिकल की एरर थी। अगला चैप्टर हम आर्टिकल ही पढ़ने वाले हैं, तो अभी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, आर्टिकल हम फिर से पढ़ेंगे। तो वहां भी मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिर से चर्चा करूंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैडम ने हमें रिलेटिव प्रोनाउन में क्या समझाया, इसी को इंप्रूवमेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या बोलेंगे हम, हु, विच, दैट। कहाँ मिलेंगे, सेंटेंस के बीच में। इनके बाद हमेशा क्या आती है, एक वर्ब, जो किसको देख के लिखी जाती है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। यहां तक की बात समझ में आई? ये रूल हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके थे और लिख भी चुके थे। क्लियर? अब मैं यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बात करें। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार और रिकॉल कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा अगला रूल, आज का नया। कभी कभी क्या होता है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है आपको। कभी कभी क्या होता है, हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस में या तो शुरू में, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट बनकर, या तो शुरू में, या तो शुरू में, या तो बीच में, और या तो लास्ट में, मतलब कुल मिलाकर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसे शब्द दिखे, वन ऑफ। ये जो वन ऑफ वाला एरर है ना बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैक्सिमम पूछे जाने वाला एरर है। तो इसको आपको अच्छे से ही पढ़ना है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में। अरे एग्जाम में नहीं आए तो चलते चलते कहीं लिखने पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, वहां नहीं मिला तो स्पोकन में काम आता है। ठीक है, तो आपको इसका यूज हर जगह हो जाएगा। वन ऑफ कहीं पर भी मिल जाए तो पहली बात तो मैडम ये वन ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स, ये इनमें से मेरा ये वाला जो फ्रेंड है ये मेरा सबसे ईमानदार मित्र है, फेयर है, सच्चा है। फेयर यानी गोरा भी होता है, गोरा, साफ, ईमानदारी, तीन मीनिंग देते हैं। वहीं पर मेरे इतने सारे घर और फ्लैट्स, उसमें मेरा ये वाला घर बहुत ही शानदार है। समझते जाना मैं क्या बता रही हूं। मेरे इतने सारे पेन, उनमें से मेरा ये वाला जो पेन है ये बहुत ही लकी है। क्यों लकी है बोले मैडम? ये पेन पर हम जहां भी टिक लगाते हैं ना बेटा, वो चीजें सही हो जाती है जादू से। तो हमारा ये पेन कैसा है, लकी। तो मेरे पास एक ही पेन थोड़ी है, मेरे इतने सारे में से ये एक। तो जब मुझे इस टाइप की बात कहना हो, बहुत सारे दोस्त उनमें से एक, बहुत सारे घर मकान उनमें से एक, बहुत सारे फ्लैट्स उनमें से एक, बहुत सारी मेरी दुकानें उनमें से एक, बहुत सारे मेरे पेन उनमें से ये एक। तो हम कितने में से एक बता रहे हैं? बहुत सारे में से, है ना? तो ध्यान से सुनना, जब हम बहुत सारे में से एक बताए तो ये ऑफ मिला, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की पोजीशन आपको ऐसा पिछली क्लास में मैंने सिखाया है। तो यहां पर बहुत सारे की बात आ रही तो नाउन कैसा होना चाहिए, लेकिन काम करेगा एक, एक ही की बात हो रही कि इतने सारे तो हम दिखा रहे हैं पर उनमें से केवल एक, तो वर्ब का नंबर, हाँ। तो आपको ऐसा बोलते आना चाहिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। जहां भी वन ऑफ दिखे बेटा तो रुकना है वहां पर आपको, और दोनों चीजें चेक करना है, नाउन भी और वर्ब भी। आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ जगहों पे मैं सिर्फ वर्ब बता रही हूं, पर कुछ जगहों पे मैं नाउन और वर्ब दोनों बता रही हूं। तो जहां पेपर में दोनों आते हैं ना, तो हम दोनों बता रहे हैं कि वन ऑफ जहां भी दिखे, कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हो आपको बताते ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे ऐसा लिखा है,
वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर। बताओ अब क्या करना है, जैसे वन ऑफ दिखा 1 मिनट के लिए रुकना है, रूल को याद करना। हमने क्या पढ़ा था, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, प्लूरल नाउन वो होता है जिसमें एस लगा होता है, तो ये करेक्ट है। और वर्ब हमेशा सिंगुलर, ये आर सही है, ये गलत हो गया, यहाँ क्या होना चाहिए। इतना सा काम करना है बेटा, नंबर आपका है। कई बार ये क्वेश्चन तो मुझे भी याद नहीं है कितनों बार आ चुका है। 2 तरीके से पूछता है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज, ऐसा दे देगा। अब फिर से देखो, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा, आप बताइए प्लूरल नाउन कौन होता है जिसमें क्या लगा हो, क्योंकि फ्रेंड का मतलब तो एक ही फ्रेंड, और एक होता है सिंगुलर, हमें कैसा चाहिए, तो प्लूरल के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, मतलब यही गड़बड़ी मिल गई। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, फ्रेंड। अच्छा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर लिखा हुआ है, करेक्ट है। एक क्वेश्चन तो ऐसा भी आया है, वन ऑफ द प्लेयर वर, ये दोनों चीजें पूछ लिया। तो वन ऑफ द प्लेयर, प्लेयर करेक्ट है या प्लेयर्स होना चाहिए, हमने रूल क्या पढ़ा है, रूल फिर से रिपीट करिए। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, प्लूरल नाउन में क्या होता है, एस लगता है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर। आप पेपर उठाइए एमपी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का पेपर उठाइए आप 2017, ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा बेटा, टाइपिस्ट और स्टेनो के पेपर में। तो अब बात कर रहे हैं कि मैडम अगर स्टेनो और टाइपिस्ट हाई कोर्ट में आया है तो क्या ये क्वेश्चन और कहीं नहीं आ सकता, बेटा ये क्वेश्चन हर जगह आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, अभी एमपी टेट का चयन परीक्षा उसमें भी आ सकता है, जो अभी रिसेंट के एग्जाम है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, रूल पता होना चाहिए बस, फिर वो किसी भी टाइप का पूछे, हमको जैसे वन ऑफ दिखा हमको वहां रुकना है, उसके तुरंत बाद वाले नाउन को देखना है, नाउन कैसा है, अगर वहां का नाउन कैसा है प्लूरल तो हमारा करेक्ट है, और वर्ब हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर। एक क्वेश्चन और आया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग हैज। अब ये बताइए, ये वन ऑफ दिखा, फिर रुकना है, फिर रूल याद करना है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा। अब ये देखो किंग लिखा है, राजा, राजा किंग कितना राजा, हमें कैसे चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा किंग्स। अच्छा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब हैज, करेक्ट है, फिर तो वन ऑफ का रूल बन जाएगा। क्या रूल है वन ऑफ का, कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। बोलना है बेटा, मेरे साथ में बोलो, क्योंकि कल की बात, सॉरी कल तो संडे है, मंडे और एक क्लास लेंगे हम, ट्यूसडे से मैं आपको डायरेक्ट ले आऊंगी प्रैक्टिस में। जितना भी पढ़ा है ना, ये वन ऑफ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको वहां दिमाग चलाना है कि मैडम ने क्या पढ़ाया था, याद आ जाता है। तो हमने अगर पढ़ा है तो हमें याद आता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा और वर्ब हमेशा, तो या तो मैडम वहां आपसे नाउन या वर्ब दोनों पूछेगी, या तो सिर्फ वर्ब पूछेगी, कोई भी एक चीज आपसे पूछी जाएगी। तो इस टाइप से हमको पता होना चाहिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा और वर्ब हमेशा। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन की क्या कहानी है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है ना। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा आपने, यहां पर ऐसा पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। ये रूल आपका रेडी हो गया, ओके कर दे इसको, डन, ठीक। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा और वर्ब हमेशा, ये रूल भी ओके हो गया, ओके कर दे इसको, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के तीसरा रूल बनता है, उसको आपको एक्सेस में रेडी नहीं करना है, अगर ये दोनों याद है तो। देखो कैसा, ये जाता है ऑफिसर ग्रेड में, ठीक, जैसे आपका सीपीओ का पेपर हो गया, सीजीएल का पेपर हो गया, कोई अधिकारी की वैकेंसी निकली, आप बोले भाई क्लर्क नहीं बनना है, थोड़ा अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, अधिकारी बनना है, वहां पर ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। कभी कभी क्या होता है, हमारे सेंटेंस को क्या चाहिए, वन ऑफ, वन ऑफ लिखा हुआ है, नियम बोलता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा, है ना, ये तो आएगा ही, कितने कुछ भी हो जाए, ये नाउन प्लूरल आएगा। अब किसकी जरूरत थी, आना किसको था,
वर्ब को, आना किसको था, वर्ब को आना था, पर ये रिलेटिव प्रोनाउन ने वर्ब से बोला थोड़ा खिसकना उधर, वर्ब बोले ठीक है भैया, और आ कौन गए, रिलेटिव प्रोनाउन। और वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कौन आती है एक, तो ये वर्ब को यहां आना था, रिलेटिव प्रोनाउन ने बोला खिसकना, तो बीच में फिक्स हो गए कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये जो रूल है ये वन ऑफ प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का मिक्स रूल है। तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हम अगर वन ऑफ अकेला पढ़ते, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब, यहां भी हमारी अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आते तो वर्ब कैसे आ जाती थी, सिंगुलर। पर रिलेटिव प्रोनाउन के आने से पता क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। अब ये एंटीसीडेंट बताइए कैसा है, तो वर्ब भी कैसी होगी, हाँ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले एक रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब बोले तो पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देख के लिखी जाती है, ओके। दूसरा रूल क्या पढ़ा, तो बोले वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर, ठीक है, डन। तीसरा रूल वो लोग क्या पढ़ते हैं कि रिलेटिव वन ऑफ के साथ यदि रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो नाउन के साथ वर्ब प्लूरल होती है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी। ये रूल आपको टोटली कंफ्यूज कर रहा है, क्यों, आपने यहां पढ़ ली वर्ब पहले वाले को देख के, यहां पढ़ ली वर्ब सिंगुलर, और यहां पढ़ ली कि वर्ब प्लूरल, और एंड टाइम पे जब हम सेंटर में बैठे होते हैं ना एग्जाम देने के लिए, तब वहां सोचते रहते हैं प्लूरल थी कि सिंगुलर थी, नहीं सिंगुलर थी, अरे नहीं प्लूरल थी, मैडम ने बताया था प्लूरल थी, फिर नहीं नहीं सिंगुलर थी। आप खुद ही परेशान होते रहते हो। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हम अपने आप को परेशान करें। इस रूल को एक्सेस में याद करना ही नहीं है, आपने ये वाला रूल पढ़ा है ना, ये डन हो गया ना आपका, याद हो गया। क्या पढ़ा आपने कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देख के लिखी जाती है। तो वही रूल यहां चिपका दो ना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है ना, ये बीच में आए हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देख के लिखी जाएगी। अब ये प्लूरल है तो ऑब्वियस है कि वर्ब भी प्लूरल होगी, तो इसको आपको अलग से याद नहीं करना है। हाँ, ऐसा होता पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये तीन ही यूजेस होते तो हम खूब पढ़ते ना, 20-22 तो अभी हो गए हैं और 2-3 और है, तो अब रूल्स तो है ना बेटा, उतने तो याद करना ही पड़ेगा अभी अपने को। तो ज्यादा अच्छा है इसमें एक्सेस दिमाग अपना खर्च मत करो। तो एक शब्द में बोल लो, या तो रिलेटिव प्रोनाउन अकेला आए और या तो रिलेटिव प्रोनाउन वन ऑफ के साथ आए। रूल वही है कि वन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिखी जाती है। तो ये वाला रूल इसी में तैयार हो गया, आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, पर नियम पता होना चाहिए कि वो रिलेटिव प्रोनाउन अकेले भी आते हैं और वन ऑफ के साथ भी आते हैं। क्लियर बेटा? एक एक एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स पर चीजें समझ में आती है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं, अब हम वन ऑफ का देखेंगे। दिस इज one of the girls blank being selected, has या have. This is one of the best students that blank come will be रिवॉर्डेड। चलो ध्यान से देखना है, आराम से देखो बेटा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब आपको मिलता है ना तो आपको पहले से उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। आपने पढ़ा दिस के साथ हमेशा इज आता है, दिस इज दैट इज, है ना। वन ऑफ, जैसे ये वन ऑफ दिखे बिल्कुल रुक जाओ, और यहां पे हमारा रूल लग गया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा, ये देखो है गर्ल्स, और वर्ब होना चाहिए हैज या हैव, ये बन गया आंसर। अब यहां देखो, दिस इज वन ऑफ, फिर से वन ऑफ मिला तो रुक जाओ, नाउन कैसा चाहिए, स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल। अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ये दैट, हु विच दैट, 3 बताए थे, तो ये कौन आ गया,
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को देख के लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स कैसा, प्लूरल, तो वर्ब भी। अगर ये होता स्टूडेंट तो मतलब कितना, एक, और किसी भी नाउन में क्या लग जाए तो ये क्या हो जाते, दो या ज्यादा, तो ये हो गया प्लूरल। ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो हैज और हैव में हमने क्या लिखा, हैव। क्लियर इतनी बात?